जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तुर्की में इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आ गया है। सदर उर्दुगान दोबारा इलेक्शंस जीत गए। कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। योम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान आज जोहरी ताकत बना था, इस हवाले से कुछ चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। और उसके साथ साथ खान साहब ने इलेक्शंस के हवाले से कुछ बातें की और कुछ दीगर सियासी मामलात हैं, कोशिश होगी कि उनके हवाले से भी बात की जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो योम तकबीर के हवाले से। आज पाकिस्तान जोहरी ताकत बना था और पाकिस्तान का दिफा एक तरह से नाकाबिले तस्खीर हुआ, मजबूत हुआ। आपको याद होगा कि उस दौर में जब भारत ने धमाके किए थे तो किस किस्म की धमकियां आनी शुरू हो गई थी। फिर पाकिस्तान की जानिब से जब धमाके हुए, बड़ा प्रेशर वगैरह भी था पाकिस्तान के ऊपर कि ये ना किया जाए। लेकिन ये जो सारा सफर तय किया पाकिस्तान ने जोहरी ताकत हासिल करने का, ये बड़ा तवील सफर था। इसमें जुल्फकार अली भुट्टो जो थे उनका भी किरदार था, उसके साथ साथ ज़िया-उल हक का किरदार था और दीगर जितनी भी हुकूमतें आई सबका किरदार था। तो थोड़ी सी मैं उसके ऊपर भी रोशनी डालता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये मामला शुरू किए, डॉक्टर कदीर का उसमें रोल था, फिर दीगर लोग इसमें आते रहे। और ये सब कुछ शो करता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इकोनॉमिकली कोई सुपर पावर नहीं था, इकोनॉमिकली कोई मिनरल रिच नहीं था उस तरह जिस तरह कि जनाब तेल हमारा बहुत निकल रहा है या कोई और निकल रही हैं चीजें और बड़े डॉलर आ रहे हैं और हम ये चीज बना लें। पाकिस्तान खित्ते के दीगर जो इस्लामी ममालिक थे, चाहे वो मशरक़ वुस्ता के ममालिक हों, ईरान हो जाए, दीगर हो जाए, इनसे इकोनॉमिकली बड़ा कमजोर था। उनके पास ऑयल के पैसा था, लेकिन उसके बावजूद वो ये सब कुछ करने में इस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी हासिल की। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। उसके बाद अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि जनाब ये सिलसिला बिल्कुल फिर जो है भुट्टो साहब को इसलिए हटा दिया गया, क्या इसको रोकना था। हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो, लेकिन उसके बाद भी किसी हुकूमत ने भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे किसी की भी हुकूमत आई हो, ज़िया-उल हक साहब की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी के, ये सिलसिले चलते रहे। इवन के ज़िया-उल हक साहब का जो दौर था, उस दौर में अमेरिका को ये ख्वाहिश थी कि जनाब शायद आप जो है मामलात रुक जाएंगे। और अमेरिका के सदर ने एक खत लिखा था, अपने सफीर के जरिए ज़िया-उल हक साहब को भेजा था और ज़िया-उल हक को कहा था कि जनाब हमें बड़ी फिक्र है और हमें पता चल रहा है कि ये मामला तो एटम बम वाले अभी भी चल रहे हैं, जोहरी ताकत वाले अभी भी चल रहे हैं। और फिर बाद में वो खत और जो ज़िया-उल हक ने जो खत लिखा था, जो ज़िया-उल हक साहब ने उसके जवाब में सदर रेगन को खत लिखा था, वो डी क्लासीफाई हुआ था। CIA ने, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ बरस पहले डी क्लासीफाई किए थे। तो उस वक्त मैं BBC में होता था और वो पूरी आर्काइव थी CIA के डॉक्यूमेंट्स की, अभी भी ऑनलाइन मौजूद है, आप उसमें सर्च करें आपको मुख्तलिफ चीजें निकलती हैं। तो 2017 में इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी की थी BBC के लिए, ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से अमेरिका जनाब उस वक्त ज़िया-उल हक साहब को कह रहा था कि जनाब कि हमें बड़ी फिक्र है कि आप ये चीज हासिल कर ली, आपने वो चीज हासिल कर ली। तो आगे से ज़िया-उल हक साहब ने उनको मामू बनाया था और कहा था नहीं जनाब हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं, और आपका खत मिला, फलाने सफीर साहब लेके आए थे और बड़ी जो है उसमें हमें बड़ी मायूसी हुई। जिमी कार्टर साहब भी हमसे पहले ये बातें करते रहे, तो आप बिल्कुल बेगम रहे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बतौर पाकिस्तान के सरबराह उन्होंने पाकिस्तान के मफाद का दिफा किया और ये सिलसिला चलता रहा। और ज़िया-उल हक के दौर में भी काफी हद तक पाकिस्तान ने ये जिसे आप कहते हैं सलाहियत हासिल कर ली थी। फिर उस दौर के अंदर ये सारी साइट्स वगैरह जो हैं, चागी की साइट, दीगर साइट, इनके ऊपर भी काम हो चुका था और काफी जो जिसे आप कह सकते हैं कि पेशरफ्त हुई थी। फिर आगे जो 90s का अगरचे के बड़ा ट्रबल सम दौर था हमारा सियासी एतबार से, उसमें हुकूमतें गिर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। और फिर जो है नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब उधर इंडिया ने ये किया तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने इसका जवाब दिया। इसका क्रेडिट उस हुकूमत को भी जाता है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी प्रेशर था, इदारों के ऊपर भी प्रेशर था, आलमी सतह का प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये प्रेशर नहीं लिया और ये जनाब ये धमाके किए। और ये अगेन जिस तरह मैंने सुबह भी अपने व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि ये चीज शो करती है कि पाकिस्तान की जो नेशन है वो तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अगर कुछ अचीव कर सकती है। तो आप सोचें अगर इस मुल्क में स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वक्त पे इलेक्शंस हो, आइन और कानून के मुताबिक चीजें हो, तो पाकिस्तान की मईशत किधर तक जा सकती है। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम सबको कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। आइन और कानून की बात करें तो तुर्की जैसा मुल्क है, वहां पे सदर तैयब उर्दगान एक और सदारती टर्म के लिए मुंतखब हो गए। हालिया अरसे में तुर्की में एक बड़ा शदीद जलजला आया और बड़े पैमाने पे तबाही हुई और बड़ी रिपोर्ट्स आ रही थी, बड़े सर्वे आ रहे थे कि तैयब उर्दगान हार जाएगा इलेक्शन।
इस किस्म की चीजें थी। लेकिन तुर्की की हुकूमत ने इलेक्शंस को रोका नहीं। उनको यकीनन किसी सियाने ने उधर भी मशवरा दिया होगा कि जनाब इसको रोक लें, इसके आगे ना लेके जाएं, कुछ अरसा जनाब जरा सब्र कर लें, जरा सुकून करें। नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी आया जल्जला, जो कुछ भी हुआ है, इलेक्शंस वक्त पे होंगे। इलेक्शंस हुए, बड़ा टाइट जो है, पहला दौर हुआ इलेक्शंस का, फिर दूसरा दौर हुआ, और फिर ओवरऑल जो है तैयब उर्दुगान साहब ये इलेक्शंस जीत गए। गालिबन 55% के करीब उनको वोट पड़ा। और इसमें एक और जो मजेदार चीज है, तकरीबन 20 लाख, जी हाँ जी, 20 लाख तुर्क शहरियों ने गैर ममालिक में बैरून मुल्क वोट डाले। ओवरसीज तुर्की के जो शहरी हैं, जी हाँ जी, उन्होंने 20 लाख के करीब, 1.9 मिलियन के करीब लोगों ने ओवरसीज तुर्की में जो शहरी रहते हैं, ओवरसीज जो तुर्की के शहरी हैं जो दीगर ममालिक में रहते हैं, उन्होंने वोट डाला। और यहां पे ना आप वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं, ना आप ओवरसीज को वोट देने का जो है वो मानते हैं कि जी उनका हक जो दिया गया वो भी हक उनसे छीन लिया गया। तो इसमें हम सब के लिए सबक है कि जनाब हम जमहूरियत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मजबूत होती हैं। तैयब उर्दुगान इस दफा जीते, हो सकता है अगली दफा हार जाए, हो सकता है वो इस दफा भी हार जाते, लेकिन अवाम ने फैसला किया ना। उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि जनाब इलेक्शंस हम नहीं करवाएंगे क्योंकि जलजला आ गया। तो ये सोचने की चीज है। बाकी जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। उसमें आज लिबर्टी चौक के अंदर यौम तकबीर के सिलसिले में एक सियासी जमात ने तकरीब की, लेकिन यकीन कीजिए कि एक चौक ये लोग नहीं भर सके। उसकी जो ड्रोन फुटेजेस वगैरह आ रही हैं वो भी हमारे सामने है। ऑल्दो के नवाज शरीफ साहब ने वहां पे बातें की, अपने हटाने के हवाले से बातें की, इमरान खान साहब का कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन मरियम बीबी वहां पे भी इमरान खान कहते रहे। इस वक्त पाकिस्तान का मसला इमरान खान नहीं, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान के मसाइल हैं कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरह हल होंगे। और एक बरस पहले ये लोग पाकिस्तान के मसले हल करने आए थे, और अभी क्या पाकिस्तान के मसले हल हो गए हैं या पहले से खराब हो गए, वो बताने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने है। तो वो लोग जो एक चौक नहीं भर सकते, सारी सियासी जमातें मिलके एक चौक नहीं भर सकती हैं, वो ये कह रही हैं कि जी इमरान खान को जो है हम सियासत से आउट कर देंगे, उसका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, उसको हम वोट के जरिए आउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। ऐसे तो नहीं होता कोई सियासत से आउट। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी आज एक बात की है। उन्होंने कहा जनाब आप 2 हफ्ते ले लें, 3 हफ्ते ले लें, 1 महीना ले लें, पार्टी मेरी पूरी तोड़ लें, जितनी तोड़नी है, उसके बाद इलेक्शंस करवा लें, क्योंकि वोट तो डालना अवाम नहीं है। अब बहुत सारे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एक सीनियर रहनुमा से मेरी भी बात हुई, मैंने कहा आप किस पार्टी में जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तरीन साहब की पार्टी बना रहे हैं या किसी और में जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऑल्दो कि हमारा अपना भी वोट है, लेकिन इस वक्त जो वेव है वो अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, जिधर से मेरी किसी ने मुझे कहा भी, तो मैंने आगे से उनको यही कहा कि जनाब मैं उधर चला जाऊंगा तो मैं तो अपनी सीट हार जाऊंगा। मैं अगर आपके साथ आ भी जाऊं, किसी सियासी पार्टी ने उनको ऑफर की होगी कि मैं आ भी जाऊं तो मैं तो हार जाऊंगा। इस वक्त तो अगर हम कहीं भी जाएंगे तो शिकस्त हमें सामने नजर आ रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि वोट तो अवाम ने देने हैं। और ये चीज खान साहब भी कह रहे हैं, ऑल्दो कि कुछ इलेक्टेबल्स के जाने से डेंट वगैरह तो पड़ेगा, इलेक्टेबल्स के अपने वोट होते हैं, इलेक्शंस के दिन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे सियासी तौर पे नुकसान तो होगा। लेकिन अभी भी जो खान साहब का वोटर सपोर्टर है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उनकी सपोर्ट है। आप बाहर जाके सर्वे करा के देख लें, जब आपको पता चल जाएगा। और इसी वजह से गालिबन वो ये कह रहे हैं कि जनाब पार्टी आप तोड़ दें पहले, जितनी आपने तोड़नी है, हुकूमत खुश हो जाए, अपने साथ मिला ले मेरे लोगों को, और उसके बाद इलेक्शंस करवा लें। अब देखते हैं हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन ये बड़ी समझने की चीज है कि तुर्की जैसा मुल्क आज इधर जिधर खड़ा है वो हमारे सामने है, दीगर जो ममालिक हैं वो जिधर खड़े हैं वो हमारे सामने। उसकी क्या बुनियादी वजह? उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तसलसल है जमहूरियत का, एक तसलसल है एक निज़ाम का। अगर आप भारत जैसे मुल्क को देख लें कि उसकी इकोनॉमी जनाब वो कहते हैं इतनी बड़ी हो गई, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अगर आप उसकी पार्लियामेंट देख लें, वहां पे गालिबन 2016 या 18 की खबर थी, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। उस भारतीय पार्लियामेंट के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जिनके जराइम पेशा, जिनके ऊपर इल्जामात हैं संगीन किस्म के, लेकिन फिर भी वो निजाम चल रहा है, एक तसलसल है, क्योंकि आवाम की हिस्से है उसके अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने ये फैसला करना है, चाहे वो इमरान खान साहब हो जो आज आए हुकूमत में, या दीगर मोजिज की आदत हो, कि आपने सियासी अमल को चलने देना है। जो ही आप लोग इक़्तिदार में आते हैं आप सियासी अमल को रोक देते हैं। बुनियादी जो जमहूरियत जिसे आप बल्दियाती इंतखाबात वगैरह भी करवाते हैं, वो खान साहब के दौर में भी रुके रहे, उससे पहले भी रुके रहे, और अभी जो हालत है ये तो मेरे ख्याल में जमहूरियत में पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की इस वक्त जो हालात हैं। लेकिन सबको सोचने की जरूरत है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
ہمیں کیا اس سے ملک بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. باقی پاکستان کے اندر بحث کو سیاسی میدان میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سیاسی جنگ کریں اپنی. اگر سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دیں گے، ادھر چڑھائی کر دیں گے، تو اس سے قطعاً نہ پاکستان کا سیاسی عمل مضبوط ہوگا، نہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی. پاکستان تب ہی مضبوط ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہر کوئی کرے. اگر آپ کو احتجاج کا حق ہے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ جا کے جلاؤ گھیراؤ کریں، یہ کسی کو کوئی حق نہیں دیا جا سکتا. ہم امید کرتے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں آگے چلیں گی، اور بہت جلدی پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے. ویسے تو وقت تو گزر چکا ہے، 2 نگراں جو حکومتیں ہیں وہ 90 روز کے لیے آئی تھیں، 90 روز گزر گئے. ابھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہے، وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ چل رہی ہیں. اس کے اوپر غالباً میرے خیال میں عدالت کے اوپر کوئی پٹیشن وغیرہ بھی کسی نے دائر کی ہوئی ہے. جو بھی مزید تفصیلات سامنے ہوں گی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.